और जैसा कि प्रिया ने कहा कि हमें दिल का ख्याल रखना चाहिए। रोहित जी इस समय हमारे सामने हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर आप। और मुझे पता है जैसे ही दिल का नाम लिया, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं और इन बच्चों के मन में भी एक सवाल इस समय ज़रूर होगा कि दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी दिल की बीमारियां हैं या बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां प्रोड्यूस करती हैं, ये सब मैं इस बात को हम एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेंट्स से करते हैं या आधुनिक तरीक़ों से करते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं। जो इनका रूट कॉज होता है वो हमारा लाइफस्टाइल है। ये जो जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बनता है और शुगर, जो इंसुलिन की कमी आ जाती है जिससे डायबिटीज़ होती है, और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पहले ये माना जाता था कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है एक बुढ़ापे की बीमारी है। ये 50-60 साल के बाद जब इंसान रिटायर हो जाता था तो सोचता था कि यार मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन जैसे हम अपना देखते हैं सडन कार्डियक डेथ, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी इसकी चर्चा हुई थी। इसमें देखते हैं कि ये बीमारियां जो हैं ये यंग पॉपुलेशन में भी परकोलेट कर रही हैं। तो इसका रीज़न इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि इसकी ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी नाड़ियों में जाके जम जाता है। इसमें इन्फ्लामेशन एक रोल अदा करती है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बचपन से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। रादर हमें प्रिवेंशन में अपने बच्चों को जो ये एजुकेशन देनी चाहिए कि किस तरह का खाना है, किस तरह अपना लाइफस्टाइल व्यतीत करना है। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में या डॉक्टर से कंसल्ट करके ये ध्यान हमें बचपन से रखना है। अपने बच्चों को एक संस्कार ही दे देना है। जैसे हम पढ़ाई के लिए संस्कार देते हैं, ये है अपनी एजुकेशन के लिए संस्कार देते हैं, या अच्छे उच्चारण के लिए संस्कार देते हैं, इसी तरह हेल्थ के लिए भी एक संस्कार देना चाहिए हमें अपने बच्चों को। किस तरह हमें इन बीमारियों से बचना है, किस तरह एक्सरसाइजेज करनी है, किस तरह दिनचर्या अपना रखना है, कि क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही ये जो फैट डिपॉजिट होता है इसको फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। ये पैथोलॉजी में देखा गया है। जो पैथोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं कि 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ये जो फैट है ये हमारी कॉरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट की धमनियाँ होती हैं, उसमें जमनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बीमारी हमारी 7-8 साल से शुरू हो जाती है। और ये भी माना गया है कि अभी जो साइंस इस तरफ जा रही है, जो अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ख़राब होता है। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, बचपन से कंट्रोल कर लें, चाहे वो हम दवाइयों से करें या बेटर वे इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से करें, तो ये बीमारी जड़ से हम मिटा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइफस्टाइल, चाहे बीमारी कितनी भी एडवांस हो जाए, वो लाइफस्टाइल जो है इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, रोहित जी, हमने देखा है कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी महज आई थिंक 7 दिन पहले की खबर थी, उसमें 8 साल का बच्चा है, उसे हार्ट अटैक हुआ। इसकी प्रमुख वजह एक तो लाइफस्टाइल जिसका आप जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन इसे पहचाना कैसे जाए। और बहुत ज़रूरी है कि इतनी कम उम्र में, मुझे लगता है 8 साल का बच्चा जिसे हार्ट अटैक हुआ और ये फिर बाद में भी निकल करके सामने आया कि हार्ट अटैक ही था, तो ऐसे केसेस में प्रिवेंशंस कैसे होंगे? देखिए, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम यंग में है, ये जैसे मैंने बताया कि अब ये ज़्यादा परकोलेट कर रही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से। जैसे पहले जो होता था, हर हमारा काम ही, जैसे हमारा बचपन बीता है, हर काम ही हमारा लाइक एक्सरसाइज होता था। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल तक जाना, वो भी पैदल जाना है। सर माइक आपको पास रखना होगा। या कहीं पे कोई भी हमने काम करना है तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती थी। या शाम को जैसे खेलने निकल जाते थे ग्राउंड पे, ग्राउंड्स बने। अब हर चीज़ प्रोफेशनल हो गई है। अगर ग्राउंड में जाना है वो भी एक प्रोफेशनल
इस तरीके से सोचा जाता है। जिम बनाए गए हैं, क्योंकि जिम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर रूटीन में ही एक्सरसाइज हो जाया करती, शायद जिम की ज़रूरत ही नहीं थी। हम इतनी एक्सरसाइज दिन की जो हमारी दिनचर्या होता था उसमें ही हम एक्सरसाइज कर लेते थे। अब स्पेशली आपको हेल्थ के लिए हेल्थ क्रिएट करनी पड़ती है, एक्सरसाइज क्रिएट करनी पड़ती है, जिम में जाना पड़ता है, टाइम क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ये जो डिजीज़ एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करती हैं। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और कुछ फैमिलियल चीज़ें होती हैं, जैसे जो हमें जीन से मिली हैं, जेनेटिक मिली हैं। जैसे एक बीमारी है जिसको हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जीन्स इस तरह के होते हैं जो हमारा बच्चा जब जन्म लेता है, इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल 40-50 के करीब 40-50 के करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो अब ये है कि कुछ इंसानों में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि ये कोलेस्ट्रॉल बचपन में ही, जब हम बच्चा जन्म लेता है, उसका 200 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसी समय होता है। दैट इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो इस तरह के बच्चे जब वो ये जो रिस्क फैक्टर होता है, ये लाइफ एक्सपोजर होता है कि हमारी जिंदगी में लाइफ टाइम में कितने साल हम कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोज हुए। मीन्स अगर मैं 10 साल को एक्सपोज हुआ, तो अगर मैं 20 को हुआ तो 20 साल वाला ज़्यादा हाई, मतलब वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल है देन कि जो 10 साल को है। तो जैसे जैसे एज बीती आती है, हमारा एक्सपोजर उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ता जाता है, वो बीमारी बढ़ती जाती है। अगर बच्चे की जन्म पे ही 200 कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको 10 साल का जब होगा बच्चा, तो उसको वो इफेक्ट आ चुका होगा। तो इसलिए इस वजह से जो जेनेटिक चीज़ें हैं, इसी तरह जो डायबिटीज़ है, इंसुलिन का ना होना या कम होना, और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये भी यंगर एज ग्रुप में परकोलेट होती है। इसके भी बहुत सारे कारण जेनेटिक माने जाते हैं। रोहित जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, हर कोई एक्सरसाइज करता होगा या फिर योगा करता होगा। और मैं जब खुद भी योग करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, तो एक चीज़ मेरे जहन में आता है, सबके पास इस समय डिजिटल वॉचेस होते हैं। हार्ट रेट किसी भी व्यक्ति का कितना तक जाना चाहिए, क्या इसको लेकर के कोई कैलकुलेशन है? हाँ, ये जो मोटा जो माना जाता है, that is upper limit is 220 minus age. That is just a medical 220 formula. minus age. 220 minus age. That should be your upper limit. अगर इसके बाहर जाना है तो पहले अपना हेल्थ चेकअप करके जाना चाहिए। और ये एक लिमिट है इसमें, जो कि फिजियोलॉजिकली जहाँ पे हम अपना फिजिकल एक्सरसाइज टॉलरेट कर सकते हैं। आजकल मैं देखती हूँ सर, जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोगों में बड़ा आम हो गया है। 16, 17, 18 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से क्या हार्ट पर सीधा असर पड़ता है? और अगर इमीडिएटली इफ समबडी इज फीलिंग दैट वे, बीपी अप और लो, वट एवर इट इज, तो उस समय इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो ब्लड प्रेशर, ये हमारे बॉडी पे ना केवल हार्ट पे इफेक्ट करता है, बल्कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, सारे मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। ये ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि नसें हर एक जगह जाती हैं, और ये नसें जब प्रेशर होता है तो इनमें सब चेंजेस जो है, स्ट्रक्चरल चेंजेस और सब चेंजेस जो आनी शुरू हो जाती हैं। जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को जो है ये एक्सलरेट करता है। जो हमारे अंदर प्लाक बनती है, जो फैट डिपॉजिट होती है, उसको जमने में ये एक सहायक होता है। ठीक है, हमारी आर्टरीज को कैल्सीफाई कर देता है, उनको रिजिड कर देता है। जब रिजिड हो जाती है तो हाइपरटेंशन और बढ़ जाती है। और जो हमारी आर्टरीज जो होती हैं शरीर में इलास्टिक होती हैं, लचकीली होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इस तरह की बैड इफेक्ट्स, डायबिटीज़ के बैड इफेक्ट्स या हाइपरटेंशन के बैड इफेक्ट्स इन आर्टरीज को जो एक्सपोज होता है, उसी तरह जिस तरह मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह हाइपरटेंशन भी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी हमारी शरीर जितनी देर तक उस ब्लड प्रेशर को एक्सपोज्ड रहता है, उतना ज़्यादा हार्म होता है।
इसी तरह आपने पूछा लेवल ऑफ हाइपरटेंशन होता है, जैसे माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, या सीवियर हाइपरटेंशन। जब 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 ब्लड प्रेशर 220 से 120 से ऊपर हो जाता है तो उसको बोलते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। तो इस तरह की सीवियर हाइपरटेंशन को हम दिनों में भी नहीं झेल सकते। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, अगर दिन कुछ चंद दिन भी बीत जाएं इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर माइल्ड लेवल पे है तो सालों लग जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस आने में। तो इसके लेवल के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। फिर जो ब्लड प्रेशर है दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो तो मल्टीफैक्टोरियल होता है, उसका कॉज कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको उसको कम करके रखना होता है दवाइयों से या लाइफस्टाइल मेजर से। एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो हमारे शरीर में जैसे एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या जैसे हमारे किडनीज हैं, किडनीज में रीनल आर्टरीज होती हैं। अगर रीनल आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। इसी तरह किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनलिन ग्लैंड होता है, उसकी स्क्रीशन ज़्यादा, वो एक हार्मोन स्क्रीट करता है, उसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। तो ये इस तरह की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनका अल्टीमेट इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। तो ये बीमारियां जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करती हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ये यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होती है, ये जो जिसपे कॉज होता है, जिसमें हम, और जो दूसरी प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इट इज बेसिकली ए डिजीज ऑफ एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है ये बीमारी हमारी ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये हमारी यंगर एज में ज्यादा प्रेजेंट करती है। ओके डॉक्टर रोहित, इमीडिएटली अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, आई थिंक जब तक ये डायग्नोसिस नहीं होगा, ये डायग्नोस नहीं किया जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर इमीडिएटली इफ समबडी फील्स दैट वे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपने हार्ट अटैक के केस। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है। इवन हमारी वॉचेस हैं, जो जैसे कई वॉचेस हैं जिनमें स्मार्ट वॉचेस हैं, जिनमें हम देख सकते हैं हमने कितने स्टेप लिए, इवन ईसीजी रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक मेडिकल तरीका है एक ईसीजी देखने का, हार्ट अटैक ढूंढने का। लेकिन उससे हमें अगर शक पड़ता है तो थोड़ा बहुत हम करके डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन ईसीजी, टेलीमेडिसिन जिसको कह सकते हैं उसे, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। इवन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनटों की देरी भी इसकी प्रोग्नोसिस, इसकी आउटकम में डिफरेंस ला सकती है। तो इसमें आने वाले समय में टेलीमेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल रहेगा। लेकिन अभी जो चीज़ें ये डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी किसी को हार्ट अटैक होता है जैसे आपने पूछा, तो डेफिनेटली हम जो कहते हैं कि एक डिस्प्रिन नाम की गोली होती है, डिस्प्रिन सबको पता है, कॉमन मेडिसिन है। एक क्लोपिडोग्रेल होती है, ये ब्लड थिनर होते हैं, ये हम रख सकते हैं। खास करके वो मरीज जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट ऑलरेडी हैं, उनको हार्ट अटैक होने के 10 गुना ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस तरह के मरीज एटलीस्ट जिनको पता है या जिनकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो इस तरह की गोलियां अपने पास रख सकते हैं, स्पेशली जो 40 साल से ऊपर एज ग्रुप के हैं। और बाकी अगर हार्ट अटैक हो जाए तो इमीडिएटली रेस्ट पे जाना चाहिए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें मैं बताऊंगा कि कफिंग ऐसे जैसे करते हैं हम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार लाइफ सेविंग होती है, क्योंकि इस तरह के मरीज जिनको हार्ट अटैक हो जाता है उनको अरिदमियाज को प्रोन होते हैं, सडन कार्डियक डेथ जैसे आप देखते हैं कि एकदम छाती में दर्द उठा और अचानक मृत्यु हो गई, वो होता है अरिदमिक डेथ होती है। तो उसमें हम, जैसे मैंने खांस के बताया आपको, इस तरह करने से ये एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की तरह काम करता है। इसमें जो अरिदमिया होता है उसको हम कार्डियोवर्ट, एक नेचुरल तरीके से कार्डियोवर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस हैं, और अपने डॉक्टर को इमीडिएटली बिना किसी डिले के कांटेक्ट।
सर आपने अभी डिस्प्रिन का नाम लिया, आपने कहा कि वो ब्लड थिनर होता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत एक्सेसिवली वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल ऑफ कोर्स सर दर्द के लिए करते हैं, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है सिंस यू आर सेइंग बिल्कुल कि आप ये एक ऐसी ये है जैसे कहते हैं कि दो धारी तलवार की तरह होती है, तो इसके डेफिनेटली बहुत भयंकर साइड इफेक्ट भी हैं। तो इसीलिए आगे ये जो एस्पिरिन का यूज़ जो मेडिकल साइंस कहती है, आगे एस्पिरिन का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते थे, हमारी मेडिकल साइंस ही करती थी कि हर किसी को जिसको भी थोड़ा बहुत रिस्क लगता था हम कहते थे कि एस्पिरिन शुरू कर दो, ठीक है। आज से 20 साल पहले मैं भी यही प्रैक्टिस करता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखा कि यार ये दवाई है जो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इवन लोगों को इसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, बहुत से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, जीआईटी में ब्लीड हो सकता है, ब्रेन में भी ब्लीड हो सकता है। तो अपनी डॉक्टर सलाह के बिना अपने आप इस तरह के ब्लड थिनर बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। और हमारी साइंस भी अभी जो रिसेंट ट्रायल्स आए हैं, जो मैं लेटेस्ट लिटरेचर आपको बता रहा हूँ, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में ऑलमोस्ट इसको आउट कर दिया। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये डिजीज ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन में जो एस्पिरिन का रोल है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा माने जाते हैं देन बेनिफिट्स। लेकिन जिस मरीज को ये बीमारी है उसके लिए ये एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने इसलिए आपको बोला कि ले लेना चाहिए कि एक आध डोज से कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर रोहित, अभी कोविड के टाइम में हमने देखा है उसके बाद केसेस बहुत आए, और वन ऑफ दोज केसेस दैट यू वर डिस्कसिंग, ब्लड थिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ब्लड थिकनेस से किस तरीके से हार्ट अटैक होता है, या फिर क्या उसका भी कोई इफेक्ट होता है डायरेक्टली? बिल्कुल, जैसे कि हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया, इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ये है कि हमारे शरीर में एक फैट, मैं मोटा सादे शब्दों में आपको समझाऊंगा कि जैसे एक नाड़ी में ब्लड जा रहा है और ब्लड हमारे जो नाड़ी है उसमें अगर फैट जम जाता है तो उसको प्लाक बोलते हैं, मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं प्लाक। उसमें प्लाक आ गई, तो जब वो प्लाक आ जाती है तो भी प्लाक कुछ नहीं करती है, उसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़े मरीज को सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मरीज एक्सरसाइज करता है तो उसको फील होता है मेरे को सफोकेशन हो रही है या दर्द हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंजाइना, उसको बोलते हैं एंजाइना हो गया। तो उसमें जब हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब वो प्लाक बस्ट कर जाती है। ये एक तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे एक पहाड़ पड़ा है, उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पहाड़ है तो उसको नेचुरली प्लेन रोड से पहाड़ पे जाएंगे, उसको क्रॉस करना, ब्लड को क्रॉस करना मुश्किल महसूस होता है, इतना ही होता है। लेकिन जब वो पहाड़ फट जाता है, जैसे एक लावा निकलता है, तो जैसे उसमें वॉल्केनो निकलता है, जब वो वॉल्केनो निकलता है तो वो नाड़ी एकदम से बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो वो हार्ट अटैक का मतलब है कि नाड़ी एकदम से शट डाउन, एकदम ब्लड इज कट ऑफ, तो उस स्थिति को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये एक पहाड़, मतलब इसकी तुलना आप एक पहाड़ से कर सकते हैं, लावा फूटने से कर सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्लाक होती ही नहीं, खास करके यंग पेशेंट्स, इन यंग में ही मैनिफेस्ट कर जाते हैं क्योंकि उनकी ब्लड केमिस्ट्री में ही ऐसी प्रॉब्लम है। तो उनमें जैसे पॉलीसाइथीमिया एक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में राइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जो हमारा ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, मात्रा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो ब्लड की क्लॉट करने की टेंडेंसी होती है। या हमारे शरीर में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जब आपके कहीं चोट लगती है तो कुछ देर में आप देखते हैं खून अपने आप जम जाता है, तो हमारे जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स। हाँ, तो जब ये पैथोलॉजिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाए या आरबीसीज बढ़ जाएं ब्लड में, जेनेटिकली हमारे जीन्स उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी और बीमारी की वजह से सेकेंडरीली बढ़ जाएं, तो इस तरह के मरीज का ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है, क्लॉट होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर्स को लेकर के कई तरीके की धारणाएं होती है, मैंने भी कई दफ़े पढ़ा है, बहुत जगह कहा गया कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से ज़्यादा खतरनाक होता है लो बीपी होना। अगर ऐसा है तो फिर हार्ट में क्या चेंजेस उस समय आते हैं और इससे पार पाने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, ये बहुत बड़ा मिसनोमर है और मैं आपको आज बहुत क्लैरिटी से बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर लो नाम की कोई एंटिटी नहीं होती। सो माइक। ब्लड प्रेशर लो नाम की कोई एंटिटी नहीं होती। जैसे जितना किसी का कम ब्लड प्रेशर होता है वो उसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा है। सपोज एक आदमी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है 130/85 है, लेकिन एक आदमी का ब्लड प्रेशर नेचुरली 100/70 रहता है। तो आप देखेंगे जिस आदमी का ब्लड प्रेशर 100/70 रहता है उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा है, ऐसा देखा गया है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर 100/70 नेचुरल है तो वो कुछ नुकसानदायक है। तो फिर लेकिन हम यूजुअली सुनते हैं जब हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट होता है कि इसका जी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, ये सीरियस है। तो वो चीज पैथोलॉजिकल, वो दैट इज पैथोलॉजिकल लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, वैसे ठीक रहता था लेकिन उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, इतना लो हो गया कि वो उसके जो ब्लड का काम है गुर्दे तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना, या इवन हार्ट का अपना ही ब्लड हार्ट को ऑक्सीजन देता है आप काम करने के लिए, तो वो इतना कम हो गया कि वो काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा। दैट इज कॉल्ड शॉक, दैट इज ए स्टेट ऑफ शॉक एंड दैट इज पैथोलॉजिकल एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसके कई कारण हो सकते हैं, number of causes, right from infective diseases to diseases जैसे हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली शॉक को प्रोड्यूस करती हैं जब पैथोलॉजिकल हो जाती हैं। तो ये है। तो एक नॉर्मल सेंस में अगर कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, उस वैसे नॉर्मली वो रह रहा है, ठीक रह रहा है कि नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है, तो वो अच्छी बात है, उसमें घबराने की वाली बात नहीं। अभी सर चूंकि हम जिक्र कर रहे थे हार्ट अटैक्स के, हमने देखा है कि जिम में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू समबडी इज डूइंग योगा और द एक्सरसाइजेज ऑन द ग्राउंड। व्हाट डू यू सजेस्ट? आपको क्या लगता है जिम में जो चीज़ें दिख रही हैं एक्सरसाइज के बाद हार्ट अटैक्स, क्या वहाँ पर प्रेशर लेने की वजह से या फिर लोग डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं? इज दैट वन ऑफ दोज रीजंस? देखिए, एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, अगर देखो हर चीज हमारे प्रिवेंशन में या किसी भी चीज में आप ले लो, जिंदगी में ले लीजिए, हर चीज मॉडरेशन में अच्छी होती है। कोई भी चीज का एक्सेस मेरे हिसाब से, जो मेरी लॉजिकल थिंकिंग चलती है, चाहे वो मेडिकल साइंस में ले लो, चाहे अपने काम में ले लो, चाहे जिस चीज में अगर आप ओवर वर्क करते हैं वो भी डेट्रीमेंटल है। अगर आप हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस, एक्सरसाइज भी एक एक्सेसिव फेज में वो जो होती है। इसी तरह एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आ जाए, या किसी भी समय जैसे आप मेंटल इतना काम करते हैं कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के, तो हर चीज़ में आपको एक संतुलन, अपनी ज़िंदगी में संतुलन बना के रखना होता है। उसी तरह हेल्थ में भी एक संतुलन, हेल्थ के लिए भी अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते भी हैं तो उसमें भी एक संतुलन बना के रखना है। जैसे हम कहते हैं डाइट है 30% फैट लेना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए और 20% प्रोटीन, 30% प्रोटीन्स लेनी चाहिए। तो इसका अगर अब हम संतुलन नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोटीन ही खाते जाएंगे, हम सिर्फ फैट ही खाते जाएंगे, तो इस तरह तो हर चीज में एक संतुलन मेंटेन करना होता है। उसी तरह एक्सरसाइज में भी एक संतुलन मेंटेन करना होता है। अगर हम ओवरली अग्रेसिव एक्सरसाइज करते जाएंगे, हाँ, अगर किसी ने अपना प्रोफेशन चुना है, कोई मैराथन रनर है या किसी का वेट लिफ्टिंग का प्रोफेशन है, मैं उसको एक्सक्लूड करता हूं, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अपनी जीवन जी रहा है उसके लिए एक्सरसाइज भी मॉडरेशन में अच्छी हेल्थ को अच्छा करती है। सर, खाने पीने पे लोग आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जंक फूड्स खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन अभी आई है और ऑन गोइंग है, दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ। तो ऐसे में कौन से वो फूड है जो आप सजेस्ट करते हैं कि ये आपके हार्ट को बड़ा हेल्दी रखता है? व्हाट इज दैट? हाँ, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हार्ट को हेल्दी करता है, पहले मैं ये बताऊंगा कि हार्ट को नुकसान कौन पहुंचाता है। जी जी प्लीज। तो इसमें अगर आप फूड को लें
तो सबसे अगर कोई एक चीज पूछे कि एक खाना बताओ जो नहीं खाना है, जी तो उसको दैट इज शुगर, दैट इज शुगर, सिंपल। फैट से भी ज्यादा पहले नंबर पे 1 पे कल्प्रिट कहूंगा शुगर, और खास करके रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर, अगर आपने शुगर किसी भी फॉर्म में लेनी है तो ट्राई टू टेक इट नेचुरल फॉर्म्स, जैसे फ्रूट्स में होती है, फ्रक्टोज होती है, तो वो फ्रक्टोज वगैरह वो बेटर है। तो बेटर अगर कोई मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि हार्ट से बचना है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मैं उसकी शुगर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। उसके बाद जो फैट है, फैट इतनी बुरी नहीं है, वही वाली बात कि हम अगर संतुलन बना के चलें, 30% फैट हम अपनी डाइट में, डाइट की जो टोटल कैलकुलेशन कैलोरीज की, उसमें 30% हम फैट कंज्यूम कर सकते हैं, और वो ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, उसके लिए भी अच्छी होती है। और इस तरह की वैसे तो आपको कई तरह के फंडे मिल जाएंगे, कई कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट्स, कीटो डाइट्स, इस तरह की कई डाइट्स एडवर्टाइज की जाती जी हैं, और कई कुछ होता है ऑनलाइन भी, आजकल बहुत कुछ मिलता है, व्हाट्सएप पे जी मैसेजेस भी होते हैं। जी लेकिन मोटे तौर पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संतुलन होना जरूरी है। सर क्या गुड़ शुगर का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? कई नहीं, लोग कहते नहीं, हैं कि नहीं, हम चाय में शुगर नहीं डालेंगे लेकिन गुड़ डाल नहीं, के भी। देखिए गुड़ थोड़ा सा बेटर है रिफाइंड शुगर से। रिफाइंड शुगर इज वेरी हार्मफुल, बट गुड़ थोड़ा सा बेटर है उससे, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म होती है। तो लेकिन ये भी उतना ही प्रॉब्लम करेगा जितना एक शुगर करती है। Sir- वी कैनॉट रिप्लेस शुगर विद Anything जैगरी। else? जैगरी, यस। तो अब सर कई लोग शुगर फ्री भी क्योंकि अभी मैं इस मंच पे हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे सारे सवाल पूछ लूँ जो जिससे मैं रोजमर्रा की जिंदगी में मैं गुजरती हूँ। शुगर फ्री कब इस्तेमाल सर करते हैं? क्या वो फ्रक्टोज जैसा ही होता है या फिर वो भी यूज नहीं करता? फ्रक्टोज तो एक नेचुरल शुगर है, वो भी एक शुगर का पार्ट है। लेकिन ये जो होती है हमारी बॉडी में जाके, फ्रक्टोज भी वही ग्लूकोज ही बनता है। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं जो टूट जाते जी, हैं जी, जी। ब्लड में जाके, अल्टीमेटली तो वही ग्लूकोज ही बनता है। माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो ये जो शुगर फ्री होती है, ये अलग चीज़ है। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादा एक्सेसिव लेने से लोगों में डायबिटीज़ और ये चीज़ें, इस तरह की स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। लेकिन इसको ये एफडीए हमारी जिसका हम मानते हैं, जिसकी जो ड्रग रेगुलेशन की अमेरिका की कंपनी है, एफडीए जिसको बोलते हैं, फूड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इसको कहती है कि सपोज एक पेशेंट मरीज है, जैसे डायबिटिक है, उसमें हम अगर दिन की 1-2 गोली जो मिलती है मार्केट जी में, जी जो जी फॉर्मुलेशन मिलती है, 1-2 ले लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करना या नॉर्मल पॉपुलेशन में इसका प्रयोग करना, मेरे ख्याल में वो भी ठीक नहीं है। आजकल से ड्रिंक्स या फिर फूड भी कई सारे आते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आप उसको शुगर फ्री से शायद कनेक्ट करें। उसमें कहा जाता है कि शुगर नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर फ्री होती है। इस तरह की जो कोल्ड बाजार ड्रिंक्स हो गए। में बाजार में जो ड्रिंक्स मिलती हैं, मीठा ड्रिंक्स मिलती हैं, दे आर डाइट। ऑलमोस्ट पॉइजन। दैट इज ऑल पॉइजन। ओके सर, आपने उस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया कि कौन सी वो चीज़ है जो खानी चाहिए या पीनी चाहिए जिससे हार्ट हेल्दी रहे। हाँ, और सर मैं ऑयल भी इसमें कनेक्ट करूंगी। हाँ, मैंने आपको इसका जवाब दिया कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मेरा मतलब है कि कुछ उसमें मात्रा फैट की भी हो, मोर ऑफ प्रोटीन्स देन शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है? शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट लेनी है, फ्रूट्स पे ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। तो हेल्दी डाइट का फंडा यही है, मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड लेस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, and more some amount of non-vegetarian if the person is okay religiously with religion. अभी इससे मेरे जहन में आ रहा है एक
ऑयल कंपनी के स्लोगन्स आते थे, हेल्दी ऑयल हेल्दी पीपल। नहीं, ऐसा तो कुछ वो ऑयल ऑयल का क्या कनेक्ट है सर? ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ये माना गया है कि हमें डाइट में मिक्स्ड ऑयल्स लेनी चाहिए। मिक्स्ड ऑयल्स का मतलब है जैसे कि कुछ ये ऑयल्स जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक होते हैं सैचुरेटेड, ये फैट होती है सारी। एक होती है सैचुरेटेड फैट जिसमें देसी घी, मक्खन, ये इस तरह की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आती हैं। फिर आती है अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए। उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स आते हैं, जैसे कि डालडा घी होता था, आजकल उसको तो मना ही करते हैं। हाँ। और फिर मोनो अनसैचुरेटेड, जैसे ये रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, जी। जैसे मूंगफली का तेल आता है, सरसों का ऑयल आता है। सरसों का। तो इसको जो आपको मेरी राय है मिक्स करके ले सकते हैं। जैसे एक अपना आप फूड सरसों में बना सकते हैं, एक रिफाइंड में बना सकते हैं, एक सैचुरेटेड भी यूज कर सकते हैं। और मोटी सी बात कि देसी घी और अंडे इतने बुरे नहीं है। अंडा वंस ए डे और ट्वाइस ए डे आप लिमिट में खाते हैं, अच्छा है। इसी तरह देसी घी भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज इसको क्रिटिसाइज करती थी, अब मान गई हैं कि ये जो देसी घी है, मक्खन है, दे आर नॉट सो हार्मफुल, दे आर इवन गुड, दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इवन आर प्रोटेक्टिव। सर व्हाट अबाउट ऑलिव ऑयल्स? लोग बड़ा कहते हैं, मैंने देखा है ऑलिव ऑयल भी ठीक है, पर वो मिक्सचर में ही यूज करना चाहिए। आई डोंट कि सब कुछ ऑलिव ऑयल में ही बने। तो वी नीड सैचुरेटेड फैट आल्सो, मोनो अनसैचुरेटेड आल्सो, एंड ऑलिव ऑयल इज मोनो अनसैचुरेटेड। तो वो मोनो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में ज्यादा आता है। ऑलिव ऑयल का थोड़ा बेनिफिट ये होता है, इसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं दूसरे ऑयल से। जैसे मूंगफली का तेल है, ये उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा माने जाते। डॉक्टर रोहित, मेरी क्योंकि क्यूरियोसिटीज अब खत्म हो गई है, मुझे लगता है जितने वो सवाल थे जो मुझे जानने थे उसके जवाब मुझे मिल गए। लेकिन चूंकि हम बात विकसित भारत की कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में और इस पूरे मेडिसिन वाले क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बदलाव आपने देखा और क्या लगता है अभी देयर मेनी मोर थिंग्स टू अचीव? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस मंच का मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका थीम ही हमारा विकसित भारत है। और 2047 में हम क्या देखना चाहते हैं एज इन हेल्थ केयर में। तो इसमें मैं एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा फोकस ज़्यादा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे रहता है। तो जो मेरे को समझ आती, काम करते हुए और देखते हुए सारी चीज़ें, मेरे को ये समझ आती है कि ये जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, या कोई भी नई प्रोडक्ट, जो कोई भी नई रिसर्च जिसे कह सकते हैं, कोई नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी जो आती है, हमें बोरो करनी पड़ती है बहुत महंगे दामों में। दूसरे विदेशों में ये सब प्रोड्यूस होता है, ये यूएसए प्रोड्यूस कर रहा है, इजराइल प्रोड्यूस कर रहा है, यूरोप प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को, इसके लिए हमें बहुत जड़ से ऊपर उठना है। इसको जड़ से उठने का मेरा मतलब है, यहाँ जो हमारा मेडिकल साइंस है, मेडिकल कॉलेज तो खुले जा रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज का जो कंटेंट है वो रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने या मेरे दोस्तों ने आज कार्डियोलॉजी में डीएम की है या कार्डियोलॉजी में डिग्रियां ली हैं, लेकिन हमारा ओरिएंटेशन और एक जो आदमी यूएसए में पढ़ रहा है उसके ओरिएंटेशन में थोड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि हमारी पढ़ाई पेशेंट ओरिएंटेड तो है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन हमारी पढ़ाई रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि इसको आगे कैसे बढ़ाना। सिखाया जाता है, मैं ये नहीं कहता नहीं सिखाया जाता, मतलब बाहर की विदेशी उनके कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ। तो जब भी कोई अभी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे स्टेंट, जैसे हम स्टेंट डालते हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद कुछ इसमें स्टेंट में कोई इंप्रूवमेंट करनी है, जैसे अभी बायो एब्जॉर्बेबल मटेरियल आ रहा है, तो उसमें जैसे स्टेंट हमने कोरोनरी आर्टरीज में डाला तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना। सो ये एक बड़ी अच्छी एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है। अगर ये प्रूव होती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम एक स्टेंट डालें और वो हमारे शरीर में रहे ही ना, तो वो एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करेगा वो इंसान।
तो इस पे ये उसके उसमें जो लॉन्ग टर्म स्टेंट के रहने के जो नुकसान होते हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी और बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सिर्फ स्टेंट से रिलेटेड नहीं है। आजकल हम वाल्व करने लग गए हैं, आजकल और भी हम और तरह की सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड प्रेशर शॉक बोलते हैं इसको, शॉक स्टेट में हम इस तरह की डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कुछ देर के लिए पेशेंट को सपोर्ट दे सकें ताकि ट्रीटमेंट हो जाए। जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उस सपोर्ट को वापस लिया जा सकता है जी। तो इवन अगर वो सपोर्ट नहीं होती, जैसे हम कार्डियक ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हम नए ऑर्गन बनाते हैं, जैसे ऑर्गन बनाते हैं तो ऑर्गन को अंदर रहने के लिए बहुत सारी घातक दवाइयां देनी पड़ती हैं उसको वो करने के लिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रही है, रीजनरेटिव मेडिसिन डेवलप हो रही है, तो उसमें नया हार्ट ही बन रहा है जो आपकी बॉडी से सेल लेके वो बना देंगे, फिर वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीजें, नई चीजें आ रही हैं, उस तरह की चीजें, उस तरह की साइंस को हमें अंदर से डेवलप करना है। उस तरह की टेक्नोलॉजी को चाहे कोई सीखने में कोई हर्ज नहीं होता, बाहर से चाहे हमें बंदे हायर करके यहाँ लाने पड़े, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हम सबकी इच्छा ये है कि हम यहाँ खुद प्रोड्यूस करें, खुद इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाएं, इंडिया में प्रोड्यूस करें, और हम इस तरह अपने जो हमारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हम अगर हम खुद बनाते हैं तो उनको एक चीप रेट पे उनको ये सुविधा दे सकते हैं। बहुत कुछ बदला है भारत में पिछले 75 साल में, और बहुत कुछ बदलना बाकी है। और आपने जो अपनी राय रखी और जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, मुझे लगता है कि हर इसमें 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित आपका अपने प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।